जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं। इलेक्ट्रिकल के जो अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे उसी के एमसीक्यूज वाले सीरीज में, जो कि मैं जिसमें ओम्स लॉ, केवीएल, केसीएल, रेजिस्टिविटी, ये सारे के न्यूमेरिकल्स आज आपको कराने वाला हूं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है। एसएससी, कोल इंडिया, एनएमडीसी, सारे जगहों पर ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है, Which of the following statement are correct about the electrical resistance and resistivity of wire? इसमें बोल रहा है कि विद्युत प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, मुझे बताना है। Both quantities depends on the area of cross sectional of the wire. रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध होता है और प्रतिरोधकता होता है, दोनों एरिया पर डिपेंड करता है। ये बोल रहा है क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शन। R इक्वल टू होता है बेटा रो एल अपॉन ए, और R इक्वल टू होता है V बाई आई, ठीक है ना। तो क्या प्रतिरोध एरिया पर डिपेंड कर रहा है, क्या एरिया के बढ़ने घटने पर? तो देखते हैं ये इक्वेशन सही है कि नहीं। बोथ डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों तापमान पर निर्भर करता है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन में देखते हैं 1 and 2, 1 and 3, एंड लास्ट ऑप्शन दिया है 2 and 3। नंबर 4 दिया होगा 1 and 4, बट 2 and 3 वाले में एक दिख रहा है भाई मेरे पास, 2 सही है। तो या तो ये सही होगा, नहीं तो ये सही होगा। देखते हैं अभी। और रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, ये भी बात सही है। R इक्वल टू क्या होता है बेटा, रो एल डिवाइडेड बाई ए होता है। तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता कैसे दिख रहे हैं बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। भाई यहाँ पर रेजिस्टिविटी इक्वल टू हो जाएगा R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। तो ये रेजिस्टिविटी जो है ना, ये लेंथ के तो व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है, ये तो समानुपाती का बात कर रहा है। तो ये भी चौथा ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन भी गलत, दूसरा और तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ये वाला कि 2 and 3 इज करेक्ट, ठीक है ना। फॉर्मूला लगा लगा के आपको बनाना है बेटा, कुछ भी चीजें छोड़ना नहीं है ना। देखिए लिखा है, विच मेटल्स यूज्ड टू मेक वायर फॉर सेफ्टी फ्यूज मस्ट हैव। एक जो फ्यूज वायर होता है ना, इसमें क्या होना चाहिए बेटा, एक जो फ्यूज वायर होना चाहिए इसमें क्या होना चाहिए। तो वेरी लो रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टिविटी एंड लो हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका ध्यान रखना हमेशा, इसका जो रेजिस्टिविटी होना चाहिए हाई रेजिस्टिविटी, लो मेल्टिंग पॉइंट। एक अच्छे फ्यूज का क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होता है, ट्रिपल स्टार में रखिएगा, हाई रेजिस्टिविटी, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इन इलेक्ट्रिक सर्किट लॉसेस टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ, एक विद्युत परिपथ में लॉस किस रूप में, हानि किस रूप में हमको प्राप्त होता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर हीट, मैग्नेटिक लॉसेस, साउंड या लाइट। तो हमेशा जो हीट होता है ऊष्मा के रूप में हमेशा हमको इलेक्ट्रिकल सर्किट में लॉस मिलता है। ये चुंबकीय हानि ऑप्शन में है, चुंबकीय हानि। नंबर 3 है साउंड, मतलब ये ध्वनि, और लाइट का मतलब है प्रकाश। तो ये हमेशा ऊर्जा के, हमेशा हमको लॉस किस में मिलता है, हीट के रूप में हमेशा ऊर्जा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड, यदि किसी वायर के लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज हाफ, और जो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो आधा हो जाए, तो मेरे को बताना है देन द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, तब प्रतिरोधकता में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता है R इक्वल टू क्या होता है, रो एल डिवाइडेड बाई ए, ठीक है ना। अब बोल रहा है ये R ओल्ड का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूँ R न्यू, कैसे निकलेगा R न्यू, जब मेरे प्रतिरोधकता समान है। मेरे को बोल रहा है कि ना ये लंबाई को क्या कर दिया है, 2 गुना कर दिया है, और एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये आधा हो गया बेटा, ये वाला आधा हो गया। तो मेरे को बताना है प्रतिरोधकता में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा हमेशा प्रभाव
प्रतिरोध हमें पड़ेगा, प्रतिरोधकता एक नियत टर्म होता है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो प्रतिरोधकता में अनचेंज रहेगा। प्रतिरोध पूछा रहता ना तो वो बोलता नया प्रतिरोध ना 2 दूनी 4, 4 गुना बढ़ जाता बेटा, 4 गुना पुराने प्रतिरोध से बढ़ जाता है ये। लेकिन क्योंकि ये अगर इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स कब होगा, ये इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स तब होता ना जब ये मेरे को बोला रहता कि प्रतिरोध में क्या परिवर्तन आता, तो प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाता, 4 गुना बढ़ जाता। लेकिन क्योंकि मेरे को प्रतिरोध नहीं पूछा है, प्रतिरोधकता पूछा है, और प्रतिरोधकता हमेशा एक नियत टर्म होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा रिमेन्स अनचेंज आएगा। यही सब आपको देखना रहता है बेसिक में। आपको मैं पहले ही बता दूं कि बेसिक से ही सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, और बेसिक में ही एक स्टूडेंट, एक बच्चा क्या होता है, फंसता है, तो इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये फिर से रिपीट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बना लेते हैं इसको। When the length and area of cross sectional both are double, then its resistance। अब देखिए वही वाला सेम क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में आया है, जब बोल रहा है कि लंबाई और एरिया क्या हो जाए, लंबाई और एरिया दोनों डबल हो जाए, लंबाई भी 2 गुना हो जाए मतलब नया, और एरिया भी क्या हो रहा है 2 गुना हो जाए, तो मेरे को बताना है इसके प्रतिरोध में क्या चेंजेस आएगा। तो आर न्यू क्या हो जाएगा बेटा, आर न्यू होगा रो एल डिवाइडेड बाई ए, तो नया लंबाई नया एरिया भी हो जाएगा, तो रो इंटू एल की जगह क्या लिखूंगा 2l, और एरिया की जगह क्या लिखूंगा 2a, तो 2 से 2 कट गया, ये रो एल डिवाइडेड बाई ए, यही तो पुराना वाला प्रतिरोध है आर ओल्ड, तो ये क्या होगा, रिमेन्स विल रिमेन द सेम, ये ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। जब दोनों को 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा, अगर कुछ नहीं बोलता तो ध्यान रखेगा लंबाई को अगर मैं 2 गुना करूंगा ना तो इसके अकॉर्डिंग एरिया आधा हो जाएगा, लंबाई को 3 गुना करूंगा ना तो एरिया 1/3 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का बात कर रहा है बेटा। कंडक्टेंस सबसे पहले तो मैं बता दूं रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम इनवर्स होता है कंडक्टेंस। आर है ना, तो आर का यूनिट अगर ओम होगा तो कंडक्टेंस को जी से दर्शाते हैं, जी इक्वल टू 1/r, और ये 1/r ही होता है, इसे कहा जाता है मोह, या इसी को मैं बोलूंगा मोह बोलूं, या इसी को मैं बोलता हूं सीमेंस, तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये सीमेंस, इसका आंसर क्या आएगा सीमेंस, या इसी को मैं बोलता हूं मोह, क्लियर है। अगला, द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स ऑन, किसी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वो किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन में दिया है लेंथ ऑफ द वायर, डायमीटर ऑफ द वायर, डेंसिटी ऑफ द वायर, मटेरियल ऑफ द वायर, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा मटेरियल ऑफ द वायर। आप बोलेंगे सर ये लेंथ हमें फॉर्मूले में तो दिख रहा है R इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए, तो रो करेंगे तो ये हो जाएगा R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, तो भाई रजिस्टिविटी लेंथ पर तो निर्भर दे रहा है। ध्यान रखिएगा रजिस्टिविटी हमेशा एक कांस्टेंट टर्म होता है जिसका केवल और केवल मटेरियल के ऊपर ही निर्भर करता है, लंबाई वगैरह पर रजिस्टिविटी मैटर नहीं करता, क्लियर है। तो हमेशा क्या होगा मटेरियल ऑफ द वायर, किस टाइप के मटेरियल ले रहे हैं उसकी प्रतिरोधकता पूछता है। देखिए अगला क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज, एक यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर, एक धात्विक तार का अगर मैं प्रतिरोध बोलूंगा तो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। आर इक्वल टू क्या होता है बेटा रो एल डिवाइडेड बाई ए, तो यहाँ से आर और एल कैसे दिख रहे हैं, आर समानुपाती है एल के, तो क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या व्युत्क्रमानुपाती है, क्या नहीं, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, समानुपाती है भाई, तो ये गलत हो गया। दूसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, क्या प्रतिरोध और एरिया समानुपाती है क्या, अब आप बोलेंगे नहीं सर व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये भी गलत हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया, हाँ ये एक हो सकता है, आर और ए कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक ये ऑप्शन हो सकता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, क्या प्रतिरोध और रेजिस्टिविटी
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऊपर ऊपर मिल रहे हैं तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ये सब पेपर में पूछा हुआ है ना, मैं टाइम नहीं लिखा हूं, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन क्या है प्रीवियस ईयर में, आप कभी भी उठा के देखेंगे आपको मिलेगा। क्लियर हो रहा है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। देखिए क्या लिखा है, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किसी चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन बोल रहा है मटेरियल, एरिया, लेंथ या ऑल ऑफ द गिवन। तो हमेशा मटेरियल पर निर्भर करता है, ना कि ये तीनों में। ठीक है ना, प्रतिरोध निर्भर करता है, लेकिन चालकता, ये जो प्रतिरोधकता है वो हमेशा मटेरियल पर निर्भर करता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 3 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 3 प्रतिरोध के 3 ओम के, देखो क्वेश्चन बोल रहा है 3 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं। तो मेरे को बताना है इक्विवेलेंट क्या आएगा। तो एक 3 ओम, फिर ये 3 ओम, फिर ये 3 ओम। 3 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं, तो टोटल निकलता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये है, तो 1/R1 की जगह 3, 1/3 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 3/3 एंड 3/3 का मतलब है 1/1। तो R इक्वल टू कितना आ गया, 1 ओम। मैंने आपको बताया भी था कि अगर n प्रतिरोध के 3, मान लो 3 प्रतिरोध है, n ओम के 3 प्रतिरोध है, या r ओम के 3 प्रतिरोध है, r, तो इसका जो कॉम्बिनेशन आता है टोटल, ये r/n हो जाता है। ये r डिवाइडेड बाई 3 है, तो 3 से भाग दे देते हैं, तो डायरेक्टली मेरा आंसर आ जाता है कितना ओम, 1 ओम। यही श्रेणी क्रम में रहता ना, तो n इंटू r हो जाता है। n का मतलब है 3 और r का मतलब है 3, तो 9 ओम आ जाता है। ये किसमें, ये आ जाता है सीरीज, ठीक है ना, श्रेणी क्रम में ये आंसर आता 9 ओम। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है क्या, होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटा। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा तो हम बताते जाएंगे। देखिए क्या लिखा है, which property of a material is used to determine whether that the material can be used as a fuse wire in an electrical current or not। इनमें से कौन सा गुण है जो किसी मटेरियल को ये बताता है कि ये फ्यूज वायर जैसा यूज होगा इलेक्ट्रिकल करंट या नहीं। इसके लिए बोल रहा है कौन सा ऐसा चीज है, हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं भाई, हाई डक्टिलिटी नहीं, लो रेजिस्टिविटी नहीं, लो मेल्टिंग पॉइंट। ये एक है, लो रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ये एक फ्यूज वायर का दिखाता है। ये देखिए अगला क्वेश्चन, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच्ड टू द ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। बोल रहा है कि एक 4 ओम के प्रतिरोध को ना 2 गुना उसके लंबाई के में खींचा जाता है। मतलब इसका लंबाई जो है ना, ये पुरानी लंबाई का 2 गुना मिल रहा है, नया लंबाई। R इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ρL/A। ये पुराना वाला प्रतिरोध है ना। अब मेरे को बोल रहा है लंबाई 2 गुना खींचा ना, तो ध्यान रखिएगा एरिया जो नया वाला आएगा ना, ये आधा हो जाएगा। याद रखिएगा, ये हर बार ये नियम होता है, लंबाई को अगर जितना खींचूंगा एरिया उतना आधा होगा। इसको मैं और खींचूंगा ना, तो इसका एरिया उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो नया वाला प्रतिरोध R न्यू कितना हो जाएगा बेटा, तो R न्यू आप बोलेंगे ρL' डिवाइडेड बाई A', क्योंकि प्रतिरोधकता तो समान होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको बना के देखते हैं, ρ×L' की जगह हो जाएगा 2×L बटे नया वाला एरिया हो जाएगा A डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 ρL डिवाइडेड बाई A। और ρL डिवाइडेड बाई A क्या था बेटा, मेरा R ओल्ड था, तो ये हो जाएगा 4×R ओल्ड। तो जो नया वाला प्रतिरोध आएगा ना, R जो न्यू आएगा पुराने वाले का 4 गुना होगा, तो पुराने वाले का ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 गुना बढ़ जाएगा।
क्लियर है? ये ऐसे करके इसको बनाना है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? मैंने आपको कहा था आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल डिवाइडेड बाई ए होता है। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। अगर आपने अभी तक ये सब वीडियो नहीं देखा है तो क्लास 1 टू लेके पूरा 5 तक मैंने आराम से बहुत ही प्यार से सब चीज़ों को समझाया है, उसको जरूर देखिएगा। आर का यूनिट होता है ओम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया, आंसर आया ओम मीटर। कौन सा हो जाएगा, ओम मीटर। इनवर्स नहीं होगा, ये क्या होगा, ओम मीटर इज योर करेक्ट आंसर। रेजिस्टिविटी, अगर रेजिस्टिविटी की जगह स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी बोलता ना, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, इसे बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोधकता। तो भी मेरा आंसर क्या आता, यही ओम मीटर ही आता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, इनमें से कौन है जिसमें प्रतिरोधकता डज नॉट डिपेंड्स ऑन, प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती है भाई। नेचर ऑफ मटेरियल, इस पे तो निर्भर करता है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, डायमेंशन ऑफ द मटेरियल, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें जो आंसर आएगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये जो है ना, इस पे प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती है बेटा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन, नेम द लॉ विच स्टेट दैट द टोटल करंट एंटरिंग अ नोड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग दैट नोड। मतलब मेरे को बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा लॉ है जो किसी नोड पे अंदर आने वाली धारा बाहर जाने वाली धारा के बराबर होती है। तो ये कौन सा लॉ होता है, तो आपको मालूम होगा ये किरचॉफ करंट लॉ होता है। इसी को मैं बोलता हूँ फर्स्ट लॉ भी बोलता हूँ किरचॉफ का। और ये किसके ऊपर बेस्ड रहता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर बेस्ड होता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ये इस पर बेस्ड होता है, ठीक है ना। यही अगर किरचॉफ वोल्टेज लॉ रहता ना तो मैं इसको बोलता है बेटा सेकंड लॉ। और सेकंड लॉ रहता है तो ये किसके ऊपर रहता है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्यरत होता है। ठीक है, ये ऊर्जा संरक्षण के ऊपर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बोला है किरचॉफ फर्स्ट लॉ स्टेट दैट द ईच जंक्शन ऑफ करंट द सम ऑफ द इनकमिंग करंट इज डायरेक्टली द सम ऑफ द आउटगोइंग करंट। तो हमेशा क्या होगा, इक्वल होता है बेटा, इक्वल टू द सम ऑफ द आउटगोइंग करंट। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यही बोलता है, करंट लॉ नहीं दिया है, बस बोला है फर्स्ट लॉ। तो अभी मैंने आपको बताया कि केसीएल को ही फर्स्ट लॉ बोलते हैं और यही फर्स्ट लॉ बोलता है कि अंदर आने वाली धारा हमेशा बाहर जाने वाली धारा के बराबर होता है। तो इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। देखिए, इसमें मेरे को बताना है फाइंड द करंट आई इन द फॉलोइंग सर्किट। ये आई पे करंट बताना है, तो आप बता सकते हैं। अगर ये नोड में मान लेता हूं, ये नोड है, तो अंदर आने वाली धारा कितनी दिख रही है यहाँ पर, तो आप देखेंगे इनकमिंग करंट बराबर क्या होगा बेटा, आउटगोइंग करंट के। तो सबसे पहले अंदर आने वाली धारा देखते हैं। तो इस नोड पे ये एक धारा अंदर आ रहा है, ये एक धारा अंदर आ रहा है और ये एक धारा अंदर आ रहा है। तो मेरे को देख रहे हैं 0.7 प्लस 0.6 प्लस 0.2, ये बराबर होगा किसके, बाहर जाने वाली धारा के। तो बाहर कौन कौन जा रहा है, आप देखेंगे ये वाली धारा जा रही है, ये वाला धारा जा रहा है और ये धारा। तो ये है I प्लस ये है 0.5 प्लस ये है 0.4। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 6 और 7 13 2 15, तो 1.5 इक्वल टू I प्लस 0.9। तो 1.5 माइनस 0.9 इक्वल टू I।
तो ये कितना हो जाएगा, I इक्वल टू 0.5 एम्पियर, नो नहीं 0.6 एम्पियर, ये आपका आंसर आ जाएगा। I की वैल्यू ये आ जाएगी 0.6 एम्पियर। तभी ये सबको जोड़ूंगा ना तो हमेशा मेरा आंसर 0 मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे इसको बनाना रहता है। चलिए मेरे को बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I, इसका वैल्यू मेरे को निकालना है। ये SSC JEE का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। इसको आपको बनाना है, फाइंड द करंट I। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले आप बनाने का ट्राई करिए, एक बार ट्राई करके देखिए क्या क्या कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये I निकालने के लिए ना मेरे को लगभग सारे का करंट पता होना चाहिए, तो मैं यहां से स्टेप बाय स्टेप लगाता हूं। मान लेता हूं ये नोड A है, ठीक है। तो नोड A में किरचॉफ करंट लॉ लगाने पर, ठीक है, लगाता हूं भाई नोड A में किरचॉफ करंट लॉ। तो करंट लॉ मैं मान लेता हूं कि इस नोड से ये करंट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, क्योंकि ये नोड बाहर निकलेगा। मैं अपने से मान लिया, ठीक है, देखते हैं क्या आता है। मैं मान लिया कि X बाहर निकल रहा है, तो इस नोड पे लगाऊंगा। तो अंदर आने वाली धारा कितनी है, 3 है, क्योंकि ये नोड में ऐसे अंदर आ रही है। अंदर आने वाली धारा बराबर बाहर जाने वाली कुल धारा है 1 एम्पियर, और X भी बाहर जा रहा है, तो 1 + X। तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 3 - 1, देन X इक्वल टू कितना हो गया, 2 एम्पियर। ये जो X आया ना, X इक्वल टू 2 एम्पियर, ये ऐसे निकला है। अब ये मेरे को समझ आ रहा है कि 2 एम्पियर ऐसे। अब ये नोड के लिए मान लेता हूं मैं नोड B में किरचॉफ का करंट लॉ लगाता हूं। नोड B में किरचॉफ करंट लॉ लगाने पर, तो नोड B में लगाऊंगा, तो नोड B के लिए क्या हो जाएगा, ये 2 एम्पियर अंदर आ रहा है, 6 एम्पियर बाहर जा रहा है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये Y, कि मान लेता हूँ Y बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोड B में लगाऊंगा, अंदर आने वाली धारा मतलब 2 बराबर कितना हो जाएगा, बाहर जाने वाली धारा 6 + Y। तो यहाँ से 2 - 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 एम्पियर। तो यहाँ से Y आ गया -4 एम्पियर। अगर मैं ये माइनस नहीं लूंगा ना, तो मैं इसके डायरेक्शन को ऐसा मोड़ भी दूंगा तो भी मेरे लिए चलेगा। जैसे ये इस डायरेक्शन को ऐसा भी मोड़ दिया और y बराबर 4 लिख दूंगा तो भी चलेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग लेके चलते हैं कि y कितना है, y मेरे पास आ गया y इक्वल टू -4 एम्पियर, ठीक है। अब ये नोड देखते हैं, नोड C है ना, इस जगह पे नोड C बोल देता हूं। तो नोड C में मैं एक काम करता हूं, नोड C में किरचॉफ करंट लॉ लगाने पर कैसे लगेगा, नोड C में किरचॉफ करंट लॉ यहां लगाऊंगा तो अंदर आने वाली कुल धारा ये अंदर आ रही है, तो -4, और कहीं आ रहा है क्या, मैं मान लेता हूं ये भी बाहर निकल रहा है, Z बोल देता हूं, ठीक है। तो अंदर आने वाली धारा बराबर बाहर निकलने वाली कुल धारा 2 + Z। तो Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 - 2 कितना हो गया बेटा, -6 एम्पियर। ये Z आ गया, तो यहाँ पर ये Z बराबर हो गया -6। आप और भी तरीके से बना सकते थे बेटा, 2 ही नोड लेके तो भी आपका बन जाता है। मैं एक आपको शेड्यूल बता रहा हूँ कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो आपका रिवीजन भी होगा और बहुत टाइप से क्वेश्चन आप अप्रोच और लगा के बना सकते हैं, ठीक है ना। तो Z आया -6। अब यहाँ पर हम लगाएंगे किरचॉफ करंट लॉ नोड D में। नोड D में किरचॉफ करंट लॉ लगाने पर, तो नोड D में जैसे ही किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अंदर आने वाली धारा कितनी कितनी दिख रही है, तो आप बोलेंगे Z है एंड I है, तो Z + I इक्वल टू, और भी है कि हाँ 5 भी है, तो +5 बराबर बाहर जाने वाले कोई दिख रहा है क्या, सब तो अंदर आ रहे हैं, तो बाहर जाने वाली धारा 0 है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये Z की वैल्यू कितनी है, -6 + I + 5 इक्वल टू 0।
I इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 में से 5 गया तो -1 और -1 उस साइड जाएगा तो +1, तो I इक्वल टू आ गया आपका 1 एम्पियर। इसी को मेरे को निकालना था। ये किरचॉफ के करंट लॉ से 1 2 3 4 चारों नोड में मैंने निकाल दिया। आप कहीं भी आपको पूछेगा ना, आपको यहाँ पूछेगा, आपको यहाँ पूछेगा, आप आराम से बना सकते हैं। ये मैंने बताया कि किरचॉफ करंट लॉ को आप स्टेप बाय स्टेप कैसे लगा सकते हैं। आपको शॉर्टकट में बनाना है, इस नोड पे आप केसीएल लॉ लगाइए, इस नोड पे केसीएल लॉ लगाइए, आपका बन जाएगा। शॉर्टकट में 2 इक्वेशन आएगा, दोनों को बराबर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलें अगला क्वेश्चन क्या कह दिया है, देखो बोल रहा है द करंट आई नॉट इन द सर्किट गिवन, मतलब मेरे आई नॉट का मान बताना है यहाँ पर। तो फिर से किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे। क्या होगा भाई, इस नोड पे अंदर आने वाली धारा दिख रही है 2 और 4, तो 2 + 4 अंदर आने वाली धारा बराबर इस नोड से बाहर जाने वाली धारा, तो बाहर जाने वाली दिख रही है I नॉट + 10, तो यहाँ से 6 इक्वल टू I नॉट + 10, तो I नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 - 10, I नॉट इक्वल टू -4 एम्पियर। ये आपका आंसर हो जाएगा -4 एम्पियर। अगर ये -4 एम्पियर होता ना, तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते थे कि ये मैं अगर एरो ऐसे लेके I नॉट इक्वल टू 4 एम्पियर भी बोल दूंगा ना, तो भी वो सही है, लेकिन दिशा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि अभी हम लोग को इसी दिशा में बताना है। I नॉट की दिशा तो -4 है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाना है। अगर I1 की जगह 10 एम्पियर हो, I2 की जगह 15 एम्पियर हो, I3 की जगह 20 एम्पियर हो, तो टोटल करंट I बताना है। ये वाला IT I1 की जगह कितना बोल रहा है, 10, I2 की जगह 15, I3 की जगह 20, है ना, ये बोल रहा है। तो यहां से IT बराबर, ये नोड है, एक नोड है, इस नोड पे अंदर आने वाली धारा कितनी दिख रही है, तो ये नोड पे अंदर आने वाली धारा दिख रही है I1 + I3। आप देखेंगे I1 भी ऐसे आ रहा है और ये I3 भी घूम के ऐसे आ रहा है ना। तो इस नोड पे अंदर आने वाली धारा 2 है, लेकिन इस नोड से बाहर जाने वाली धारा एक है IT और एक है इस नोड से बाहर जाने वाली धारा है I2। तो IT + I2 बराबर I1 + I3, तो IT बराबर हो जाएगा I1 + I3 - I2। I1 की वैल्यू कितनी है, 10, + I3 की वैल्यू है 20, - I2 की वैल्यू है 15, तो 20 + 30 में से 15 गया, तो 15 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। अगर आपको ये सब चीजें समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, अपने जो भी पढ़ाई वाले ग्रुप है उसमें भेजिएगा, क्योंकि अभी ALP में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। रेलवे JEE में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, पर थोड़ा सा उसमें नोडल एनालिसिस लगाएगा, जो कि मैं आगे जब सर्किट पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। क्लियर हो रहा है। देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच ऑफ द एक्सप्रेशन इज करेक्ट फ्रॉम द करंट गिवन बिलो। तो करंट के लिए मेरे को यहाँ पर लूप दिया है, तो लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे लगाते हैं, यहाँ पर ये करंट दिया है ऐसा, तो मैं मानता हूँ कि करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। पहले कौन से टर्मिनल पे घुसा, तो V2 के माइनस में घुस रहा है, तो -V2। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ बोलता है कि किसी भी एक क्लोज लूप में हर एक ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज का बीजगणितीय योग हमेशा 0 होता है। तो ये ब्रांच है, एक ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, ये तीनों ब्रांच का अगर मैं वोल्टेज निकालूं ना, तो इसका बीजगणितीय योग हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पर ये क्या करूंगा, -V2 प्लस यहाँ पे 2 है और I यहाँ का करंट है, तो ओम के नियम से क्या निकलेगा, I × R, तो +2I। फिर ऐसे आगे बढ़े, करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। पहले कौन से उसमें घुस रहा है भाई, पहले तो +V1 में घुस रहा है, तो +V1। फिर ऐसे आगे गए, आगे गए, आगे गए, यहाँ का
3 इंटू आई करूँगा तो I इंटू आर से वोल्टेज निकलेगा, तो +3 इंटू आई। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे V1 माइनस V2 इक्वल टू, ये जो 0 हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा -3i माइनस 2i। ये तो -3i माइनस 2i, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं दिख रहा है तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये V2 माइनस V1 इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3i माइनस 2i, ये प्लस में दोनों बन जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कट गया, V2 माइनस V1 इक्वल टू 3i प्लस 2i। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? V2 माइनस V1 इक्वल टू 3i प्लस 2i। ये सब पावर ग्रिड एसएससी जेई में पूछा हुआ है, आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है ना। किरचॉफ वोल्टेज लॉ अगर लगाने में आपको दिक्कतें आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आसान भाषा में आपको समझाने का पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन जितना भी चीजें मैं बताऊंगा उस चीजों को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, आपसे कभी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए बोल रहा है व्हाट इज द करंट इन द सर्किट गिवन बिलो। इस सर्किट का करंट कितना है मुझे बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस सर्किट में एक लूप मान लेता हूं, ठीक है ना। लूप मान लेता हूं, आई है ये। तो ये आई सबसे पहले कहाँ घुस रहा है? किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या बोलता है? किसी भी एक बंद लूप में हर एक ब्रांच के वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो मैं बनाऊंगा ऐसे, सबसे पहले ये घुसा प्लस में तो मैं लिखूंगा +5v0, फिर -3 क्योंकि माइनस में घुस रहा है, ये करंट पहले इधर गया, फिर ऐसे जाके माइनस में घुस रहा है, फिर यहाँ पे गया +v0, फिर आगे गया ऐसे -5 इक्वल टू ये -5 प्लस, फिर ऐसे आगे आएगा, यहाँ का वोल्टेज निकलेगा 50 इंटू आई इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 5v0 और 1v0 मिला के 6v0, ठीक है। और -8 प्लस 50i बराबर 0, तो आप क्या हो जाएगा? 6v0 प्लस 50i बराबर 8। ये आपका एक इक्वेशन है। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अगर मेरे को v0 निकालना है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 5 इंटू आई। यहाँ पे जो 5 इंटू आई होगा वही v0 के बराबर होगा। तो क्या मैं इस v0 की जगह लिख सकता हूँ 5 इंटू आई प्लस 50i इक्वल टू 8। तो 6 पंचे 30i प्लस 50i बराबर 8 है। तो 50 और 30 80i बराबर 8 हो गया। तो i बराबर 8 डिवाइडेड बाई 80, ये कटा 10 बार में, तो i बराबर हो गया 1/10 एंड यही हो गया 0.1 एम्पियर। तो इस सर्किट का जो i आएगा ना 0.1 एम्पियर आएगा। आपको कैसे करना है? v0 बराबर यहाँ का जो वोल्टेज है ना, ये और वोल्टेज कुछ नहीं, ओम के नियम से I इंटू आर करूंगा तो 5 इंटू आई होगा ना। इसी 5 इंटू आई को आपने क्या किया? यहाँ पर रख दिया। क्लियर है? तो ऐसी टाइप से आपको पूरे क्वेश्चंस को बनाने हैं और इस जगह पर जो भी डाउट होगा आपको मेरे से पूछना है। किरचॉफ करंट लॉ लगाने के लिए, वोल्टेज लॉ लगाने के लिए बहुत ही आराम से प्यार से पढ़िए बेटा, कभी भी हड़बड़ा के नहीं पढ़ा जाता। कुछ चीज़ों को सीखने के लिए ना हमको समय देना पड़ता है और जितना हो सके समय दीजिए, अपने आप पे प्रैक्टिस करिए। ये सारे क्वेश्चन एकदम हलवा हो जाएंगे, आराम से आपसे बनना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक में एसी सर्किट कराऊंगा, क्योंकि बेसिक से चालू करेंगे तभी हमको पूरे इलेक्ट्रिकल को समझने में बहुत आसानी होगा। क्लियर है? मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद।